अच्छा यार, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा यार, जिनका साउंड बदल गया है। अब दूसरी साइड। झारखंड के विशाल प्रजापति पेशे से एक डीजे साउंड टेक्नीशियन हैं। उनकी टीम की पहचान यही है कि शादी ब्याह में जाते ही मंच पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि पूरा पंडाल थिरकने लगता है। झारखंड के कई जिलों से लोग महीनों पहले इनकी बुकिंग करा लेते हैं। 17 अप्रैल 2023 यही वो तारीख है जिसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन विशाल और उनकी टीम के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रात भर उन्हें मौत और दहशत के बीच झुलाया। और जो जगह थी तैमारा घाटी, वहां समय सच में बदल जाता है। ये बात आगे तुम्हें खुद समझ आएगी। अब कहानी शुरू होती है धनबाद से, वही शहर जिसे लोग वासेपुर नाम सुनकर भी पहचान जाते हैं। धनबाद का एक फेमस डीजे ग्रुप है सार्जन डीजे। टीम के ज्यादातर मेंबर मालिक के घर के आसपास ही रहते हैं। विशाल गिरिडीह के रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी के कारण धनबाद में ही रुके रहते हैं। गिरिडीह धनबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। सार्जन डीजे की टीम्स अलग अलग बैच में बटी हुई हैं। हर बैच शादी का पूरा सेटअप संभालता है, साउंड, जनरेटर, लाइट और पूरा म्यूजिक अरेंजमेंट। विशाल वाले ग्रुप की पोस्टिंग धनबाद के आसपास रहती थी, यानी दूर वाली लोकेशन पर जाने का चांस कम ही आता था। लेकिन अप्रैल 2023 के लगन सीजन में हालात उल्टे पड़ गए। उसी दिन एक बुकिंग रांची की और दूसरी जमशेदपुर की थी। दोनों तरफ भेजने के लिए एक ही टीम फ्री थी, इसलिए मालिक ने फैसला लिया कि जो टीम अक्सर लंबा रूट कवर करती है उसे जमशेदपुर भेजना होगा और विशाल का बैच पहली बार रांची जाएगा। यहां से खेल शुरू होता है। रांची पहुंचने के बाद विशाल और उनकी टीम की ड्यूटी डांगरा चौक के पास पड़े एक मैरिज हॉल में थी। पूरी रात उन्होंने डीजे सिस्टम चलाया, बारातियों को नचाया और सुबह होते ही सेटअप उतारकर ट्रक में लोड करने लगे। इसी वक्त टीम लीडर के फोन पर मालिक की कॉल आती है। जमशेदपुर वाली पिकअप खराब हो गई है, तुम्हें ट्रक लेकर वहीं जाना पड़ेगा और उनका सारा सामान भी साथ में लाना होगा। सीधा धनबाद लौटना, आज घर मत आना। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। सोचा जमशेदपुर तो पास ही है, बस 130 किलोमीटर। सबने आराम से खाना खाया, थोड़ा सेट होकर शाम के करीब 7 बजे जमशेदपुर के लिए निकल पड़े। ड्राइवर को ये रूट पहले से पता था, मगर वो बात हमेशा उसके दिमाग में घूमती थी। रात में तैमारा घाटी का रास्ता ठीक नहीं माना जाता। ड्राइवर ने मालिक को फोन भी किया, भैया रात में घाटी पार करना रिस्की है। लेकिन उधर से जवाब आया, इतने लोग हो, डर किस बात का, निकल जाओ, भगवान साथ है। शायद खुद मालिक भी जानता था कि उस घाटी के अंदर कुछ अजीब जरूर है। रांची से लगभग 10 किलोमीटर ही बड़े थे कि नामकुम के पास अचानक ट्रक का आगे वाला टायर फट गया। टायर बदलते बदलते रात के 9 बज चुके थे। जमशेदपुर अभी भी काफी दूर था और अंधेरा पूरी तरह घना हो चुका था। नामकुम पार करते ही लैंडस्केप एकदम बदल गया। घाटियां, काली चट्टानें, दोनों तरफ घना जंगल। थोड़ी दूर बढ़े ही थे कि सड़क के दोनों सिरों पर हनुमान जी और काली माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखीं। यही तैमारा घाटी का प्रवेश था। और यहीं उनसे एक ऐसी चूक हो गई जो पूरी रात उनके पीछे पड़ी रही। लोग यहाँ मूर्ति के सामने रुककर मत्था टेकते हैं या कम से कम सिक्का उछालते हैं, लेकिन विशाल की टीम ने सीधे आगे बढ़ना ही ठीक समझा। ट्रक में आगे ड्राइवर समेत 4 लड़के बैठे थे और पीछे 5 लड़के, साथ में पूरा डीजे सेट और भारी जनरेटर लोड था। जैसे ही ट्रक घाटी में घुसा, रोड पर लगी कुछ स्ट्रीट लाइटें पागलों की तरह फ्लिकर करने लगीं, कभी तेज, कभी पूरी डिम, फिर एकाएक चमक। हवा तिरपाल से टकराकर अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी विशाल के फोन पर कॉल आता है, पीछे बैठे मैथ्यू का। भाई मेरा डेटा खत्म हो गया है, थोड़ा रिचार्ज कर दे। विशाल ने फोन खोला और एक पल के लिए उसके हाथ रुके रह गए। फोन पर डेट दिख रही थी 16 अप्रैल 2020, जबकि वो यात्रा कर रहे थे 2023 में। उसने सोचा फोन का गड़बड़ है, रिचार्ज किया और बात यहीं खत्म मान ली। लेकिन ये उस रात का पहला संकेत था कि इस घाटी में समय की चाल अलग है। तैमारा घाटी में घुसते ही माहौल जैसे अचानक बदल गया। सड़क की हालत ठीक थी, लेकिन उसके दोनों तरफ जो काली चट्टानें और झाड़ियां थीं, वो ट्रक की हेडलाइट पड़ते ही ऐसे लग रही थी जैसे उनमें छायाएं हिल रही हों। ऊपर आसमान एकदम काला पड़ चुका था। बादल नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रोशनी को निगल लिया हो।
हवा की आवाज भी सामान्य नहीं थी। वो तीर की तरह तिरपाल पर पड़ती और फिर धक 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 की टकराहट पैदा करती, जो ट्रक के अंदर बैठे हर आदमी की नसों में कंपन जैसा एहसास करा रही थी। ड्राइवर धीमी रफ्तार से चला रहा था, 15-20 की स्पीड। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा हो कि आगे जंगल है या कोई गहरी अंधेरी खाई। इसी बीच विशाल पीछे बैठे लड़कों से बात कर रहा था। तभी मैथ्यू का कॉल आया। मैथ्यू की आवाज डरी हुई नहीं थी, लेकिन थकान साफ झलक रही थी। भैया, मेरा नेट खत्म हो गया है, रिचार्ज कर दो ना। रात के सन्नाटे में ये सामान्य बात लग सकती थी, लेकिन जो हुआ वो सामान्य नहीं था। जैसे ही विशाल ने फोन उठाकर स्क्रीन देखी, उसका पूरा शरीर कुछ पल के लिए थम गया। टाइम 3:02 AM, डेट 16 अप्रैल 2020। वो कुछ सेकंड फटी हुई आंखों से मोबाइल को घूरता रहा। आसपास कोई नेटवर्क समस्या भी नहीं थी कि फोन डेट बदल दे। फिर उसने खुद को समझाते हुए सोचा, शायद फोन की सेटिंग गड़बड़ हो गई होगी। इतने घंटे रात भर काम किया है, थकान से दिमाग भी धोखा दे सकता है। उसने बिना कुछ कहे मैथ्यू का रिचार्ज किया और फोन सीट पर रख दिया। लेकिन इस घाटी में समय का ऐसा उलटफेर सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ट्रक और भीतर जा चुका था। काली झाड़ियां और उभरी चट्टानें अब और भी भयानक लग रही थी, मानो हर वस्तु के पीछे कोई देखने वाला मौजूद हो। तभी सामने लगभग 80-100 मीटर की दूरी पर हेडलाइट की हल्की रोशनी में उन्हें एक साया दिखाई दिया। ड्राइवर ने पहले तो सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, वे सब देख पाए कि एक औरत एक काला झोला हाथ में सड़क के किनारे खड़ी और हाथ उठाकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रही है। घाटी के उस सन्नाटेदार खामोशी में यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। इस समय उस जगह पर किसी इंसान का होना ही अजीब था। ड्राइवर बुदबुदाया, इतनी रात में इस जगह पर औरत? पहले तो उसने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, फिर डर और शक के बावजूद ब्रेक दबा दिया। ट्रक उसके पास जाकर धीरे धीरे रुक गया। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए खिड़की का शीशा आधा नीचे किया। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला लग रहा था, जैसे उसकी आकृति पूरी तरह स्पष्ट हो ही नहीं पा रही हो। उसकी आवाज, भाई उसकी आवाज तो और भी असामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ दो अलग अलग गले बोल रहे हों। आगे मेरा गांव है, मुझे छोड़ दो, ड्राइवर ने घबरा कर पूछा। पर यहां तो कोई गांव नहीं दिख रहा, इस तरफ तो बस घाटी है, जंगल है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही लाइन दोहराई, मुझे आगे गांव तक छोड़ दो। पीछे वाले लड़कों को लगा शायद ट्रक क्यों रुक गया। मैथ्यू ने तुरंत विशाल को कॉल किया। ट्रक क्यों रोक दिया, क्या हुआ? विशाल ने बताया, एक महिला खड़ी थी रोड पर, उसे आगे छोड़ने को बोल रही है। कॉल पर मैथ्यू अचानक कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, रुको, मैं तिरपाल को थोड़ा उठाकर देखता हूं। उसकी सांसें फोन पर सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद पीछे से मैथ्यू ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, भाई, जिसे तुम लोग देख रहे हो वो इंसान नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो जमीन पर खड़ी ही नहीं है। जल्दी ट्रक बढ़ाओ, भागो यहां से। वो रोने लगा था, उसकी आवाज फट चुकी थी, डर उसके गले में अटक गया था। ड्राइवर का खून जैसे जम गया। उसने साइड मिरर में देखा और दूर अंधेरे में हेडलाइट की झिलमिलाती रोशनी में वो औरत सचमुच घुटनों से नीचे हवा में तैर रही थी। ड्राइवर के हाथ कप कप आ गए। उसने बिना सोचे जोर से शीशा ऊपर चढ़ाया और एक झटके में एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक 20 से सीधे 60-70 की स्पीड पर उछल गया, लेकिन घाटी की तंग सड़क पर यह स्पीड भी मौत को दावत देने जैसी थी। सभी लड़के अपनी सांसें रोककर वहीं जमे रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर ट्रक के सामने अचानक से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। दोनों सड़क के बीच ऐसे खड़े थे जैसे कहीं दूर अंधेरे से उठाकर सामने डाल दिए गए हों। ड्राइवर के पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं था। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क पर स्किड करते हुए घाटी की दीवार जैसी चट्टान से जा टकराया। आगे बैठे सब लड़के धक्के से सीटों पर गिर पड़े। ड्राइवर हिल भी नहीं पा रहा था, पसीना उसकी गर्दन से टपक रहा था। पीछे बैठे लड़कों में से एक जो जनरेटर के पास बैठा था, स्किड लगते ही भारी जनरेटर से सिर टकरा गया। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। अब डर के साथ घबराहट भी जुड़ गई थी। आगे वालों को पीछे से कॉल आया, भाई जल्दी आओ, सिर फट गया है, खून रुक नहीं रहा है। ड्राइवर चाहे कितना भी डरा हुआ था, लेकिन दोस्त की हालत देखकर उसने कहा, सब उतर जाओ, अभी बाहर आओ। बाहर उतरते ही घाटी का माहौल और भी ठंडा लगता। हवा जैसे रुक रुक कर चल रही थी और दूर कहीं से कोई अजीब गांव पहुंच की आवाजें आ रही थी।
ये लोग घायल साथी को घेर कर फर्स्ट एड दे ही रहे थे कि उसी समय जनरेटर खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। धड़धड़। खुद सेकंड चला, फिर बंद हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी का गला सूख चुका था, लेकिन इससे भी डरावनी बात, जनरेटर दूसरी बार स्टार्ट हुआ और इस बार ज्यादा देर तक चलता रहा। तभी उसके पीछे से स्पष्ट, कर्कश लेकिन रोती हुई आवाज आई, किसी औरत के सुबकने की आवाज। उसने दहशत में पीछे झांका। औरत अब ट्रक की पक्की सड़क पर नहीं थी, वो जंगल के अंदर खड़ी होकर सीधे उनकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर इस बार एक पूरी चौड़ी खींची हुई मुस्कान थी। जैसे ही ट्रक उस औरत को पार करके आगे बढ़ा, किसी को भी राहत नहीं मिली। हवा फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वो सामान्य हवा नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज खुली हुई थी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। रुको। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। सब डर के मारे सीट पकड़कर बैठे हुए थे। कुछ सेकंड बाद ही ट्रक की बॉडी के पीछे 2-3 तेज चोटें सुनाई दी। ठक ठक ठक। ऐसी आवाज जैसे कोई नंगे हाथ से पूरा जोर लगा के मार रहा हो। पीछे बैठे विशाल ने कांपते हाथों से बाहर झांक कर देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, वो ट्रक की लाइट से दूर जंगल की काली दीवार के बीच एकदम स्थिर खड़ी थी। बस खड़ी और सीधा बिना पलक झपकाए ट्रक को घूर रही थी। उसके चेहरे पर अब जो मुस्कान थी वो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, मानो उसने किसी खेल का पहला राउंड जीत लिया हो। विशाल ने घबराकर खिड़की बंद कर दी। पीछे बैठे लड़के हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ड्राइवर से बोले कि ट्रक रोको। सब बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि घाटी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कुछ ही मिनट आगे बढ़े थे कि अचानक सामने सड़क फिर वैसी ही दिखने लगी। उसी मोड़ पर 2 सूखे पेड़, उसी चट्टान का टेढ़ा आकार और ट्रक का हेडलाइट जिस दिशा में गया, वहीं वही औरत फिर खड़ी दिखी। इस बार ट्रक उससे ज्यादा दूर नहीं था, पहली बार से भी करीब। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकली, ये तो वही है, कैसे? ड्राइवर की टांगे पसीने से भीग गई। उसने ब्रेक नहीं लगाया, सीधे कट मारकर उसे साइड से पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वो औरत फिर अचानक से मुड़ी। ऐसे मुड़ी कि उसकी गर्दन लगभग 270 डिग्री घूम गई और आंखें सीधे ट्रक के अंदर झांकती हुई। ड्राइवर चीख उठा, देखना मत, कोई भी पीछे नहीं देखेगा। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। और इस बार आवाज इतनी ज्यादा थी मानो वो ट्रक की बॉडी पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। 2 मिनट तक ये आवाज धीरे धीरे कम होती रही, फिर अचानक एकदम रुक गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबको लगा शायद पीछा छूट गया, लेकिन तभी पीछे बैठे एक लड़के ने धीरे से कहा, भाई, डीजे वाले बड़े स्पीकर के ऊपर से किसी ने अभी अभी पैर खींचकर बाहर निकाला है। मैंने परछाई हिलती हुई देखी। विशाल ने टॉर्च ऑन की। ड्राइवर ने ट्रक थोड़ा धीमा किया। टॉर्च का हल्का सा प्रकाश पीछे के हिस्से में पड़ा और उसी पल डीजे के बॉक्स के पीछे से किसी की उंगलियां अंदर खिंचती भी दिखी, जैसे कोई अंदर छुपा हुआ धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। सबके दिल की धड़कन रुक गई। टॉर्च बस 1 सेकंड के लिए उस जगह पर स्थिर रही और वहां से दिखाई दिया वही औरत का चेहरा, जो बॉक्स के अंधेरे में आधा बाहर झुका हुआ था। उसकी आंखें और भी गहरी, उसकी मुस्कान और भी चौड़ी और उसके गालों पर मिट्टी की लकीरें, जैसे वो रेंग कर अंदर गई हो। एक लड़के ने बिना सोचे समझे चिल्ला के कहा, भाई ट्रक रोको मत, स्पीड बढ़ा जल्दी। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगा दी। इंजन दहाड़ा और ट्रक पूरी रफ्तार से घाटी के आखिरी मोड़ की तरफ भागने लगा। लेकिन भाई, ये रात खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वे घाटी के अंतिम हिस्से पर पहुंचे, सड़क के बीच में कुछ दिखाई दिया। इस बार सिर्फ एक नहीं, 3 आकृतियां, तीनों बिल्कुल उसी जैसी। एक जैसी साड़ी, एक जैसे बाल, एक जैसे पीले चेहरे। जैसे उस रात वो अकेली नहीं थी। जैसे ही ट्रक मोड़ काटकर थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क के बीचों बीच 3 आकृतियां दिखाई दी। पहले सबको लगा कि शायद रोशनी की वजह से भ्रम हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया,
तीनों साफ नजर आने लगी। तीनों की साड़ी एक जैसी धूल भरी थी, तीनों के बाल एक जैसे उलझे, चेहरे पर वही बेजान सफेदी, वही काली गहरी आंखें। ऐसा लगता था जैसे एक ही औरत को 3 हिस्सों में बांटकर यहां खड़ा कर दिया गया हो। ड्राइवर डर के मारे ब्रेक तक छूना भूल गया। सब चिल्लाए, सीधा निकाल, मत रुकना। ड्राइवर ने साइड से बचाकर ट्रक निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही वो दाईं तरफ हुआ, दाईं वाली आकृति उसी रफ्तार से उधर खिसक गई। बाईं तरफ कट मारा, बाईं वाली उसी स्पीड में इधर आ गई, मानो वे सड़क पर खड़ी नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए ट्रक की हर मूवमेंट कॉपी कर रही हों। अब रास्ता पूरी तरह से बंद था। ट्रक बस कुछ ही फीट दूर था तीनों से। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें। और फिर अचानक तीनों आकृतियों ने एक साथ अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। गर्दन इतनी पीछे तक मुड़ी कि हड्डियों की खट 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 आवाज सुनाई दी। फिर तीनों ने एक ही समय पर अपने दाएं हाथ उठाए और उनका हाथ हवा में फैलते हुए धीमे धीमे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। पीछे बैठे लड़कों की चीख निकल गई। ड्राइवर ने आंख बंद करके ट्रक की स्पीड बढ़ाई और तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इनके बीच से निकाल देगा। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा और जैसे ही तीनों आकृतियां हेडलाइट की सफेद रोशनी में पूरी दिखी, उसी पल वो तीनों धुंध की तरह घुल गई और गायब हो गई। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, पीछे से अचानक डीजे स्पीकर वाले हिस्से में कुछ भारी गिरने की आवाज आई। धम! सब डर गए। विशाल ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टॉर्च की रोशनी बस 1 सेकंड रुकी पीछे वाले हिस्से में, और उसी सेकंड में उसने देखा एक काला लंबा सा साया स्पीकर के ऊपर से उतरकर ट्रक की बॉडी के साथ साथ दौड़ रहा है। मानो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर चारों हाथ पैरों पर भाग रहा हो। विशाल चीख पड़ा, भाई कुछ ट्रक के साथ साथ भाग रहा है। ड्राइवर ने गैस और दबा दी। ट्रक 60, 70, 80 की स्पीड पकड़ने लगा, लेकिन वो साया उतनी ही स्पीड से साथ साथ दौड़ रहा था। कद्र कद्र खिड़की से झांकता, कभी बॉक्स पे चढ़ता, कभी नीचे उतर जाता। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप खचाक की आवाज से खुल गया। बिना किसी हवा, बिना किसी झटके के, बस एकदम खुद ब खुद। पहले तो दरवाजे से अंधेरा दिखाई देता रहा, फिर कुछ सेकंड बाद ही उसमें से वही औरत का चेहरा धीरे धीरे बाहर झुकता दिखा। उसकी गर्दन बाहर, बाकी शरीर अंदर। उसने ट्रक के भीतर झांक कर लड़कों की ओर देखा, और उसकी मुस्कान अब पूरी तरह कानों तक फैल चुकी थी। ऐसी मुस्कान जो इंसान की मांसपेशियों से बन ही नहीं सकती। पीछे बैठे एक लड़के की हालत खराब हो गई। उसने कांपते हाथों से डीजे के लोहे के स्टैंड को पकड़ लिया। दूसरा लड़का पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से खुला रखा गया था। जितना बंद करो उतना और बाहर की ओर धकेल दिया जाता। औरत का चेहरा दरवाजे से आधा बाहर निकल चुका था, अब सिर्फ उसका एक हाथ बाहर आना बाकी था। तभी सामने से एक छोटा सा मंदिर दिखा। ड्राइवर चिल्लाया, मंदिर, मंदिर आ गया, बस थोड़ा दूर रुक जाऊंगा। वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी। हवा का बहाव अचानक रुक गया। पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, और वो साया एक चीख जैसी आवाज के साथ गायब हो गया। ड्राइवर ने ट्रक मंदिर के ठीक सामने रोका। सब लड़के एक झटके में नीचे उतरकर मंदिर की ओर भागे। किसी की चप्पल, किसी का बैग, कुछ भी संभालने की फुर्सत नहीं थी। सबने मंदिर के सामने हाथ जोड़ दिए। कुछ मिनट बाद धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे जाकर देखा, डीजे सेट की बॉडी पर लंबे गहरे नाखूनों के निशान थे, और स्पीकर के ऊपर जहां वो साया दौड़ रहा था, वहां मिट्टी और राख के जैसे पैरों के प्रिंट पड़े थे। सामान को हाथ भी नहीं लगाया गया। सबने फैसला किया कि जो हुआ उसे वापस देखकर छेड़ना नहीं है। सुबह का इंतजार किया। पहली किरण पड़ते ही घाटी बदली बदली लगने लगी। जंगल वही, सड़क वही, लेकिन वो रात जैसे कभी हुई ही नहीं थी। टीम ने ट्रक चढ़ाया और बिना पीछे देखे घाटी छोड़ दी। धनबाद पहुंचकर उन्होंने मालिक को सब बताया, लेकिन मालिक ने कहा, तुम लोग थक गए थे, वहम हो गया होगा। लेकिन वही मालिक 2 दिन बाद जब खुद उसी घाटी में सामान लेने गया, तो वापस आते ही उसने कंपनी बंद कर दी और किसी से कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसे भी ठीक वही औरत सड़क के मोड़ पर खड़ी दिखाई दी थी।